नमस्कार दोस्तों। आज मैं महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव का परिणाम आया है उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन को खास तौर से बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने में रात दिन एक किया। इस असाधारण महिला को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को जीत दिलाई, सांप्रदायिक सौहार्द को जीत दिलाई, भाईचारा को जीत दिलाई, जो एक तरह से हारी हुई बाजी को पलट दिया। जैसे हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी लेकिन जीतते जीतते हार गई, जो उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण। तो झारखंड में जो जीत हुई, मैं पहले ही बोला था कि कल्पना सोरेन चार दीवारी से बाहर निकल करके सामंतवादी व्यवस्था को तोड़ते हुए वो महिलाओं के बीच में गई। हेमंत सोरेन जी के जेल जाने की कहानियाँ बताई, जिससे इनको इमोशनल सपोर्ट मिला और जो मैया योजना चल रहा था उनको भंजाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। क्योंकि पॉकेट में रुपया रखने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसको भंजाइएगा नहीं, खर्च कीजिएगा नहीं, तो कुछ मिलेगा नहीं। उसी तरह से जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएँ थीं हेमंत सोरेन जी चला रहे थे, इंडिया गठबंधन के लोग चला रहे थे, उसको उन्होंने महिलाओं के बीच में, झारखंड के लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाया, जिसके कारण उनको जीत मिली। अब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ, जहाँ पे इंडिया गठबंधन की हार मिली। तो मैं पहले ही बोला था कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग आपस में तालमेल बनाए तभी जीत पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की वोट ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे लोकसभा चुनाव में सफलता के आधार पे कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाकर ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश की, जिसमें उनमें सफलता मिली, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जबकि महाराष्ट्र के जो शरद पवार के जो इलाका में उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, तब वहाँ पे परिणाम कुछ और रहता। जैसे एकनाथ शिंदे की जो लड़कियों के लिए जो योजनाएं चल रही थी या महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही थी, अगर जितने सीटें पर बीजेपी जीती, अगर उतना सीट पर एकनाथ शिंदे लड़ते तो शायद उनको भी उनके आज 140 से ऊपर सीट हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात ये होती है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। अगर एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया जाता है तो हो सकता है कि जो 2019 में जो घटना घटी महाराष्ट्र में, वो सिचुएशन आज हो सकती है। खैर, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैं इंडिया गठबंधन पर आता हूँ कि जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में किया कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी डुबा देंगे सनम। अब आप
बंद कमरे में मूल्यांकन करते रहिए, चाहे बोलते रहिए कि एजेंडा चेंज नहीं होगा। एजेंडा चेंज नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन एजेंडा प्रोपेगेंडा या उसका इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब आप चुनाव में बहुमत प्राप्त करेंगे। कुछ कहने से नहीं होगा। तो ये एक मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कोठरी में अकेला गणित करता रहा और मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस ने और बिहार में आरजेडी ने एसी कमरा में बंद करके कैलकुलेशन किया, उसका परिणाम बिहार में भी बहुत बदतर रहा। जो रामगढ़ में सब लोग बता रहा था कि वहाँ पे राजू यादव चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, तो वे बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े और 60,000 से अधिक मत प्राप्त किया। वही हाल तरारी में भी हुआ, जो वो परख नहीं पाए। यहाँ तक कि पूर्णिया में जब पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो तेजस्वी यादव जी ने वहाँ के जनता से अपील की कि इनको वोट मत देना, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्णिया में पप्पू यादव भारी बहुमत से जीते। और इतना ही नहीं, उनके कैंडिडेट बीमा भारती, जो लोकसभा में हारने के बाद विधानसभा में पुनः आरजेडी के टिकट पर लड़ी, तो वे 3rd पोजीशन पर चले गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बंद कमरे में ब्रह्म राक्षस की तरह कैलकुलेशन कीजिएगा, उससे चुनाव नहीं जीती जाती है। बस बल्कि जनता की धड़कन को समझना पड़ेगा, जनता की आवाज़ को समझना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आप जीतिएगा। और कोई भी लीडर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे आपने पप्पू यादव की हराने की अपील की, लेकिन उससे अब कोई फर्क पड़ा नहीं उन पे, बल्कि आपको ही नुकसान हुआ। शायद लोकसभा के चुनाव में आप लोग का इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन होता, तब 5 से 7 सीट और आप जीत सकते थे। चूँकि 5 से 7 सीट आपने आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण हारा। तो राम की शक्ति पूजा में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि मेरा निर्णय कुछ नहीं, ये निर्णय तो समाज का है। मतलब राम जब रावण से युद्ध करने जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं इस समाज के बिना, ये वानर सेना के बिना मैं रावण को नहीं हरा सकता हूँ। चूँकि समुद्र पार करके लंका भी जाना था, तो उन्होंने बोला कि जो निर्णय आप कीजिएगा उसी को मैं मानूंगा, उसके बाद ही मैं युद्ध जीत सकता हूँ। उसी तरह से आज देश की जनता की, बिहार की जनता की, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की बात को मानना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी एक तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है, एनडीए गठबंधन के लिए काम कर रही है। और आने वाले चुनाव में मैं आज प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ कि 90% या 90% वो टिकट मुस्लिम कम्युनिटी को देंगे, ताकि इंडिया गठबंधन का वोट कटे। तो इस वोट को आपको कैसे बांटना है, कैसे बचाना है, कि आपको इस पर मंथन करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के नेता को। तभी 2025 में आप बिहार निर्वाचन में सफल होंगे।
खास करके जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी सोचना है कि आज देश में जिस तरह के दौर चल रहा है, धर्मनिरपेक्षता को कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, उसको कैसे बचाना है। खास करके बाई इलेक्शन में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जीत होती है, जो आप चाहे पंजाब में चाहे बंगाल में जहाँ जहाँ हुआ देख लें। यूपी में एक अलग इशू रहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने जमकर बीजेपी के अगेंस्ट वोट दी, तब 2 सीट बच पाया, तो शायद ये भी नहीं बच पाता। जबकि खुलेआम मीडिया पे माइनॉरिटी कम्युनिटी पर पुलिस अधिकारियों द्वारा रिवॉल्वर टाना जा रहा था, गोली मारने की धमकी दी जा रही थी कि वोट मत दो, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत के बल पे वोटिंग किया, जिसके कारण 2 जगह इनकी जीत मिली। तो ऐसे साहसी व्यक्ति को, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक्स।